सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विनर स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में, उसी समय पे ये दोनों साम्राज्य दक्षिण में स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले विजयनगर को हम यहाँ देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य जो था ये 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ और 310 साल तक ये चला। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कर्नाटक राज्य साम्राज्य भी कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य को। और जो पुर्तगाली लोग थे इसे ये बीसनागा राज्य कहते थे। बीसनागा राज्य पुर्तगाली लोग कहते थे विजयनगर को, और विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम कर्नाटक साम्राज्य भी था। 1336 में एक फैमिली थी जिसमें 5 भाई थे, उसमें से 2 भाई जो थे हरिहर और बुक्का, वो विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो इस विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और इसका ये जो स्थापना करते हैं ये राज्य की, तो वो एक संत थे, उनसे आशीर्वाद लेकर ये साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो उनका नाम था विद्यारण्य संत। तो हरिहर बुक्का ये जो दोनों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 वंश आते हैं। तो वो 4 वंश है संगम, दूसरा है सुलुभ और तीसरा है तुलुभ और चौथा है अराविड वंश। ऐसे 4 वंश इस विजयनगर में आते हैं। तो संगम वंश की स्थापना जो है ये दोनों भाई मिलके करते हैं। इनके पिता का नाम संगम होता है और ये उन्हीं के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करते हैं। और जो राजधानी बनाते हैं उसका नाम है हम्पी। हम्पी ये कर्नाटक में है। विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी जो है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये तुंगभद्रा नदी, तो उसके किनारे बसी हुई थी। संगम वंश के प्रमुख शासकों का क्रम है, सबसे पहला है हरिहर जो कि 1336 से 1356 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं उनके भाई बुक्का जो कि 1356 से 1377 ईस्वी। उसके बाद आते हैं हरिहर सेकंड बुक्का प्रथम के पुत्र है। तो हरिहर सेकंड जो है ये 1377 से 1404 ईस्वी तक रहते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं विरूपाक्ष प्रथम, तो ये रहेंगे 1404 से 1406 तक। उसके बाद देवराय प्रथम आते हैं 1406 से 1422। फिर उसके बाद देवराय द्वितीय, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष। इस तरीके से ये क्रम है। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में देखते हैं। तो विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। उसके अलावा देवराय प्रथम जो थे, इनके समय निकेलो कांटी नाम के एक इटली के यात्री भारत आए थे। और संगम वंश जो है उसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसे इमाडी देवराय भी कहते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर में अब्दुल रज्जाक, ये जो फारस के राजदूत है, वो आए थे। और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहे हैं कुछ दिन। इसके बाद जो देवराय द्वितीय है, इनको जगबेटकर भी कहा जाता है। जगबेटकर यानी हत्तियों का शिकारी। और देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भी लेख लिखा था। इसके बाद मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। इस वंश के बाद आया है सालू वंश। तो सालू वंश जो है ये 1485 से 1506 में था और इसका संस्थापक है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह में इसके मृत्यु के बाद इसके 2 बेटे रहते हैं, तिम्मा और इमाडी नरसिंह। तो ये शासक बनते हैं, लेकिन इन्हें ही कुछ दिन के बाद हटा दिया जाता है। और जो वीर नरसिंह है ये अपना नया वंश स्थापित करता है, तुलु वंश, और खुद राजा बन जाता है। तो फिर तुलु वंश की स्थापना कौन करता है? तो वीर नरसिंह।
तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। इस पूरे विजयनगर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या है तो वो है कृष्णदेवराय। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे रखना है, कृष्णदेवराय पे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृष्णदेवराय जो है बहुत ही विद्वान थे, कवि भी थे ये। इनके बारे में खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि कृष्णदेवराय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो वो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय जो है इनके समय पे पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस भी विजयनगर आए थे। जो कृष्णदेवराय थे इनके विदेशों से भी संबंध बहुत अच्छे थे, खासकर पुर्तगाल से इनके व्यापार थे, चलते थे और बहुत अच्छे संबंध थे। कृष्णदेवराय के समय पे 8 जो कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि, वो वहाँ रहते थे, इसलिए यहाँ पे अष्ट दिग्गज इन्हें कहते थे, अष्ट दिग्गज। और इस युग को कृष्णदेवराय के समय के युग को क्लासिक युग कहा जाता है साहित्य का। तेलुगु के साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल में कहा जाता है? तो वो है कृष्णदेवराय। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के। देखिए यहाँ अष्टदिग्गज है। और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? तो वो फिर आएगा हमारा मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज के काल में अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अष्टदिग्गज आया तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे और अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के शासनकाल में थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त मल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इन्होंने नागलपुर नाम का नया नगर बनाया था, साथ ही 2 मंदिरों का भी निर्माण किया था, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का। कृष्णदेवराय ने अनेक उपाधि धारण की थी, जिसमें से आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह ये प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो रहता है बहुत छोटा रहता है, सदाशिव उसका नाम है, वो इस वंश का शासक बनता है, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं रहता है। वहाँ पे फिर जो प्रमुख 3 लोग रहते हैं वो 3 लोग मिलके इस शासन काल को चलाते हैं और ये नाम मात्र का उनके बेटे को बिठाया जाता है। तो तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था अगर क्वेश्चन आया तो वो थे सदाशिव। तो जो मेन था इनको संभालता है या इनका संरक्षक के रूप में काम करता है तो वो है राजा राम राय। कौन था? तो राम राय। तो ये राम राय जो था ये बहुत ही हिंदूवादी था, मुस्लिमों की बहुत ही घृणा करता था। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि जो ये कृष्णा नदी है, यानी जो तुंगभद्रा नदी है, ये दोनों नदी 2 राज्यों को अलग अलग करती है। तो वो कौन कौन से है? तो बहमनी राज्य और विजयनगर। और ये दोनों राज्यों में पहले से इतने युद्ध होते हैं जैसे कि इनके दैनिक कार्य ही आप समझ लीजिए, यानी कि रोज दैनिक कार्य। अगर इनके साम्राज्य में कोई आ गया तो फिर उसे मार दिया जाता था, और जितने भी लोग रहते थे वो अगर उनके साम्राज्य में आ जाते या फिर उनको गुलाम बना लिया जाता था। ऐसे मतलब दैनिक कार्य इधर के भी लोग करते थे और उधर के भी, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य। तो इनके बहुत ही झगड़े होते थे। और जो राम राय है इसके शासनकाल में ये झगड़ा और बढ़ जाता है और ये जो है उन पे आक्रमण करता है मुस्लिमों पर, बहुत सारे राज्यों पर। तो वो सब एक हो जाते हैं सारे मुस्लिम राज्य और बाद में विजयनगर पे युद्ध करते हैं। इस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तो ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जो कि बनीहट्टी के पास है। तो इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी, तो ये दोनों एक ही है, जो कि बनीहट्टी के पास होता है, तो इसे बनीहट्टी युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ही विजयनगर के पतन का कारण होता है। इस युद्ध में राम राय की मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये इसका संयुक्त रूप से मोर्चा अली आदिल शाह करता है और इस युद्ध में ही विजयनगर का अंत हो जाता है। इस युद्ध के बाद जो राम राय है, इनके भाई रहते हैं तिरुमल, ये सदाशिव को ले जाते हैं और इसे गद्दी पर बिठाकर खुद शासन चलाते हैं।
और इसकी राजधानी वो पेनुकोंडा बनाते हैं, लेकिन बाद में जो सदाशिव है इनको वो हटा देते हैं और फिर इस पेनुकोंडा पर एक चौथे राज्य की स्थापना करते हैं, वो है अराविडु। तो अराविडु की स्थापना कौन करता है? तो तिरुमल करता है और अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय यानी रंग थर्ड बनता है। अराविडु वंश में एक महान शासक है वेंकट द्वितीय। इनके शासनकाल में वोडेयार थे और ये वोडेयार जो थे ये इनका नाम इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पे कि वो किसने स्थापना की थी। तो वो वोडेयार ने 1612 ईस्वी में की थी। और विजयनगर जो है यहाँ के सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे और विजयनगर की मुद्रा को पैगोडा कहते थे। इस तरीके से विजयनगर जो है तालिकोटा के युद्ध के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये साम्राज्य आता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बहमनी राज्य जब स्थापित हुआ था उस समय दिल्ली में किसका शासनकाल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और ये बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी और ये तुर्की का था। ठीक है, तो एक तुर्की ने हसन गंगू नाम था जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसने शासन पे बैठा था, तब इसका नाम इसने रखा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका वास्तविक नाम जफर खां भी बताया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। और इसकी राजधानी गुलबर्गा ये भी कर्नाटक में ही थी और इसकी राजभाषा मराठी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा कौन सी थी। हम अंत में देखेंगे, एक शॉर्ट में आपको मैं नोट्स दे दूंगी जिसके अंदर सभी राज्य और उनकी मुद्राएं कौन सी थी, उनकी भाषाएं कौन सी थी, तो वो देख लीजिएगा, तो वो बहुत आपके काम में आएंगी। तो इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में। अच्छा, गुलबर्गा अभी राजधानी है, ये राजधानी 1425 तक रहेंगी। उसके बाद बीदर ये राजधानी बन जाएंगी। तो बीदर राजधानी कौन बनाता है? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। और ये बीदर का नाम मोहम्मदाबाद भी रखते हैं। यहाँ पे एक महमूद गवा करके है जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत ही महान थे, महान शासक अगर कौन है, अगर ऐसा बोला गया तो ये महमूद गवा थे। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। इसके बाद 1417 ईस्वी में रूसी के यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आए थे और इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। इसके मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है। तो वो कौन कौन से? तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। तो इनके संस्थापक पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था, अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था, बरार का संस्थापक फतेउल्ला इमाद शाह था, गोलकुंडा का संस्थापक कुल्ली कुतुब शाह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा। उसके बाद बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद थे। विश्व का सबसे बड़ा जो गोल गुंबज वाली मस्जिद है ये भी आदिल शाह ने ही निर्माण किए थे, यूसुफ आदिल शाह ने, जो कि आदिल शाही वंश के थे। इसके अलावा छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारत का सिराज के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में बनाया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था अटला देवी मस्जिद का निर्माण। ये जो मस्जिद है ये पहले मस्जिद नहीं थी, ये विजय चंद्र करके एक राजा थे, उनके द्वारा मंदिर था, उसे तोड़कर बनाया गया था। उसके अलावा सुहादेव नामक एक हिंदू शासक थे जो कि कश्मीर पर पहली बार हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं। और कश्मीर का अगर अकबर पूछा जाए कौन है, तो वो थे जैनुल आबदीन। तो ये जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। उसके अलावा हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बुत शिकन कहा जाता है।
अच्छा, ये जो जैनुल आबदीन है, इन्होंने फारसी में महाभारत और रजत रंगीनी का अनुवाद किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जैनुल आबदीन को का दूसरा नाम क्या है, तो कश्मीर के अकबर, और इन्होंने किसका फारसी में अनुवाद किए थे। अदीरा मस्जिद का निर्माण भी सुल्तान सिकंदर ने किए थे। उसके अलावा अलाउद्दीन किसके समकालीन है, तो महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे। जो मांडू का किला है वो हुशुंग शाह ने बनाया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, तो दिल्ली दरवाज़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने किया, तो अहमद शाह ने किया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो थे महमूद बेगड़ा। उसके अलावा राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 को हुआ था। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी, तो चित्तौड़गढ़ थी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, तो हमने यहाँ पे इसे कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको एक कुछ शॉर्ट में भाषाएं और कौन से वंश की कौन सी भाषा थी और मुद्रा थी वो बता देती हूँ। गुप्तों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत और प्राकृत थी। मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। सातवाहन राजवंशों की भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, पाली थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी, फारसी थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत या अर्धमाधवी थी। शकों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। विजयनगर की भाषा कौन सी थी, तेलुगु थी। उसके अलावा बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, तो हून थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी, तो पैगोडा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना है। चोल काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो काशू, और सोने के सिक्के को कलंजू कहते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया का कहते थे। और विजयनगर में तो मैंने बता ही दिया कि पैगोडा कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद ही रखना है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।